राजीव उस आदमी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा, तो वो आदमी फिर से बोला, इतना ही नहीं साहब, उस भूतनी के पैर भी उल्टे थे। उस आदमी की बातें सुनकर चांदनी की जैसे घिग्गी बंद गई। उसने घबराहट में अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। उसे देखकर राजीव मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी एक दूसरा आदमी जो उसके पास खड़ा था वो भी बोला, हाँ साहब, ये सच कह रहा है, मैंने भी उस भूतनी को देखा है, और जिस दिन से इसके साथ वो हादसा हुआ है वो भूतनी बहुत से लोगों को भी दिखाई दी है। आप चाहे तो आसपास रहने वाले लोगों से पूछ सकते हो। वो तो मैं पूछ लूंगा, तुम मुझे ये बताओ कि भूतनी सिर्फ चौथे माले पर ही नजर आती है या फिर भी पूरी बिल्डिंग में घूम रही है? सिर्फ एक ही भूतनी है या फिर उसकी 2-4 सहेलियां भी साथ है? राजीव के सवाल सुनकर चांदनी ने घबराकर उस बिल्डिंग में झांक कर देखा और मन ही मन बोली, हे कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, प्लीज मेरी रक्षा करना, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, अभी तो मुझे अमित की बारात में डांस करना है और अपने दुल्हे को भी तो देखना है। क्या हुआ चांदनी? तभी राजीव ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर चांदनी चौंक गई और थोड़ा डर भी गई। चांदनी ने राजीव को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि बिल्डिंग का काम कितना और बचा है। ओह, मुझे लगा तुम्हें डर लग रहा है, राजीव उसका चेहरा देखकर बोला। तो चांदनी मुस्कुराई और फट से बोली, मुझे डर नहीं लगता। गुड, हाँ तो तुमने बताया नहीं कि सिर्फ एक भूतनी है यहाँ, या फिर 2-4 और भी है? राजीव ने फिर से उस आदमी से सवाल किया। तो वो आदमी 2 पल सोचकर बोला, ये तो पता नहीं साहब, मैंने तो एक ही देखी है। आप आसपास के लोगों से पूछिए ना, वो आपको बताएंगे। पूछता हूँ, इतना कहकर राजीव ठेकेदार की ओर देखकर बोला, उस हादसे के पहले जितने भी मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उन्हें यहाँ बुलाओ अभी और इसी वक्त। मैंने उन सारे वर्कर्स की लिस्ट देखी है जो यहाँ काम कर रहे थे। उनमें से कुछ अपनी फैमिली के साथ अभी भी इसी साइट के आसपास झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबको यहाँ बुलाओ, मुझे बात करनी है उनसे। पर सर, कोई भी यहाँ काम नहीं करना चाहता, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ सबसे। ठेकेदार के इतना कहते ही राजीव उस पर भड़का, तुमसे जितना कहा है उतना करो, मुझे आधे घंटे में सारे वर्कर्स यहाँ चाहिए, वरना तुम यहाँ नजर नहीं आओगे, समझे? ठेकेदार ने नजरें झुकाकर अपनी गर्दन हिलाई और फोन पर बात करते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही राजीव ने उन दोनों आदमियों की ओर देखा जो उसे भूतिया कहानी सुना रहे थे और बोला, मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुमने भूतनी देखी थी। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा साहब, मुझे अपनी जिंदगी खतरे में डालने का कोई शौक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अगर फिर से उस भूतनी ने मुझ पर हमला कर दिया तो हो सकता है कि इस बार मेरी जिंदगी ना बचे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा। उस मजदूर के इतना कहते ही राजीव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं खुद चला जाऊंगा, 4th फ्लोर पर ना। उस मजदूर ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो राजीव बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर चांदनी की ओर देखा जो अभी तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। तुम चल रही हो मेरे साथ या तुम्हें भी डर लग रहा है? राजीव ने चांदनी से पूछा। तो चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। उसका चेहरा देखकर राजीव ने फिर से पूछा, चल रही हो या नहीं? चांदनी ने बिना कुछ कहे आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया और राजीव की ओर बढ़ने लगी। राजीव मंद मंद मुस्कुराते हुए पलटा और आगे बढ़ने लगा। चांदनी भी घबराई हुई सी उसके पीछे पीछे चलने लगी। राजीव सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन बोला, आज पहली बार शेरनी को डरी से हमी गिलहरी बने देखा है, मजा आने वाला है। इतना कहकर राजीव तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ये देखकर चांदनी ने अपने आसपास देखा तो वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वो भी दौड़ती हुई राजीव के पीछे जाने लगी। उसने भागकर राजीव की बाईं बांह अपने दोनों हाथों से पकड़ ली तो राजीव के कदम रुक गए और उसने तुरंत पलटकर चांदनी की ओर देखा तो चांदनी बच्चों की तरह बोली, वो यहाँ रेलिंग नहीं है ना, तो मैं गिर जाऊंगी, इसलिए आपका हाथ पकड़ा है। ये सुनकर राजीव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई पर वो कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ने लगा। चांदनी भी उसका हाथ पकड़े उसके साथ चल रही थी। दोनों 4th फ्लोर पर पहुंचे तो राजीव रुक गया और उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाकर कहा, इसी फ्लोर पर उस आदमी ने भूतनी को देखा था। उसके इतना कहते ही चांदनी ने और कसकर उसकी बांह पकड़ ली और डरी सहमी नजरों से चारों ओर देखने लगी। राजीव ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर अपनी बांह छुड़ाकर बोला, वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूतनी है, आई एम श्योर कि उस आदमी को कोई धोखा हुआ है। इतना कहकर राजीव कुछ कदम आगे बढ़ा और चारों ओर देखने लगा पर चांदनी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी।
तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। इतने सन्नाटे में अपने फोन की रिंगटोन सुनकर चांदनी डर गई। राजीव उसकी ओर देखकर बोला, कुछ नहीं है यहाँ चांदनी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ। चांदनी ने अपना फोन देखा तो कृषि की कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की और कांपती आवाज में बोली, हेलो कृषि। उसकी आवाज सुनकर कृषि ने अपना फोन देखा और आहिस्ता से बोला, नंबर तो चांदनी का ही है, पर ये आवाज मैं चांदनी ही बोल रही हूँ। चांदनी आहिस्ता से बोली। उसकी आवाज सुनकर कृषि मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, डरी हुई क्यों लग रही हो? भूतिया जगह पर आकर इंसान को डर ही लगता है कृषि, तो मुझे भी लग रहा है। चांदनी डरते हुए बोली। तो कृषि ने पूछा, भूतिया जगह कहाँ हो तुम? अपनी कंपनी की एक साइट पर हूँ जो हॉन्टेड है। हॉन्टेड? मुंबई में भी हॉन्टेड जगह है, ये तो मुझे आज पता चला। खैर तुम मजाक करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम आज मुझसे मिल सकती हो? वो मैंने युग से मनमीत के घर का एड्रेस ले लिया है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है मुझे। हो सकता है हमें मनमीत के अगेंस्ट कोई सबूत भी मिल जाए और हम पिंकी की शादी रोक सकें। कृषि की बातें सुनकर चांदनी 2 पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, इस वक्त नहीं आ सकूंगी, मैं ऑफिस के काम से राजीव के साथ एक साइट पर आई हूँ और यहाँ का काम खत्म करके 3 बजे तक मुझे वापस ऑफिस भी पहुँचना है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज ऑफिस में। हम शाम को मिलते हैं ना, मैं फ्री होकर आपको कॉल करती हूँ। कृषि अपसेट होकर बोला, नो प्रॉब्लम चांदनी, तुम अपना काम खत्म कर लो, हम शाम को मिलते हैं। ओके बाय। इतना कहकर चांदनी ने कॉल कट कर दिया। कृषि ने कुछ कहना चाहा पर फिर अपना फोन देखकर मुंह बनाने लगा और बोला, अब तुमसे मिलने के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा मुझे। दूसरी ओर कॉल कट करते ही चांदनी ने अपने आसपास देखा तो उसे राजीव कहीं नजर नहीं आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए बोली, राजीव कहाँ है आप? पर डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो इतनी धीमी आवाज में राजीव को पुकार रही थी कि उसकी आवाज राजीव तक पहुंच ही नहीं रही थी। राजीव कहाँ है आप? उसने इधर उधर देखते हुए फिर से उसे पुकारा पर राजीव उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे घबराहट होने लगी और वो हड़बड़ाते हुए राजीव को तलाशने लगी। उसी हड़बड़ाहट में उसका पैर वहीं रखे एक फावड़े पर पड़ गया और फावड़ा तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। चांदनी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और राजीव को पुकारने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वहीं कुछ दूरी पर छानबीन कर रहे राजीव को एक बहुत ही पतला सा तार जमीन में धंसा हुआ नजर आया। वो अपने एक पैर के बल जमीन पर बैठा तो उसने देखा कि तार वहां पड़े मलबे में दबा हुआ था। उसने उस तार को जोर से खींचा तो तार का कुछ हिस्सा उसके हाथ में आ गया। उसने तार को खींचना शुरू किया और उठकर खड़ा हुआ। वो तार को लपेटते हुए इधर उधर देखकर आगे बढ़ रहा था। तार को पकड़ते हुए वो एक रूम में आया जहां बहुत सी रेती और ईंटें पड़ी हुई थी, पर इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। तार का बाकी हिस्सा भी ईंटों के ढेर में दबा पड़ा था। उसने उसे खींचने की कोशिश की पर उस पर पड़े ईंटों के ढेर की वजह से वो तार को खींच नहीं पा रहा था। उसने तार को छोड़ा और ईंटें हटाने लगा। कुछ ईंटों को हटाने के बाद उसने फिर से तार को खींचना शुरू कर दिया, पर थोड़ी देर खींचने के बाद तार फिर से उलझ गया। उसने फिर से तार के ऊपर पड़ा मलबा हटाना शुरू किया तो अचानक उसे कुछ नजर आया और उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने एक सफेद रंग का पुतला पड़ा था। वो तुरंत उठा और कूदकर दूसरी तरफ आया। उसने उस पुतले को उठाकर देखा तो उस पुतले ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके सफेद रंग के बाल बहुत लंबे लंबे थे। तभी राजीव की नज़र उस पुतले में बंधे तार पर पड़ी। उसने उस तार को पकड़ा तो उसे समझ आया कि ये वही तार है जिसे खींचते हुए वो यहाँ तक पहुँचा है। उसने चारों ओर देखा तो उसे ऊपर सीलिंग पर भी वैसा ही बंधा तार नजर आया जो उस पुतले के सिर में बंधा हुआ था। उस पुतले के हाथों में भी तार बंधा हुआ था। राजीव को समझते देर नहीं लगी कि ये तार इस पुतले को मूव कराने के लिए बांधे गए हैं। ओ तो ये है वो भूत, वो खुद से बोला। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। उसने पलटकर नहीं देखा पर वो चौकन्ना हो गया। उसे उस परछाई में ये भी नजर आ रहा था कि उसके हाथ में शायद कोई डंडा या फिर लोहे की रॉड थी। तभी उस परछाई ने उस पर हमला कर दिया, पर राजीव ने बिना उसकी ओर देखे उस रॉड को पकड़ लिया और पलटा तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उसे नीचे भूतनी की कहानी सुनाई थी। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके हाथों में धारदार हथियार थे। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तुम हो, मुझे तो तुम पर तभी शक हो गया था
जब मुझे चांदनी ने ये बताया था कि तुम्हें भूतनी ने चौथे माले से उठाकर नीचे फेंका था, पर फिर भी तुम्हें मामूली सी चोटें आई थी क्योंकि तुम रेत के ढेर पर गिरे थे। इतना कहकर राजीव ने उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया तो वो आदमी दूर जा गिरा। तभी उसके बाकी साथियों ने आकर राजीव को पकड़ लिया। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और राजीव के पास आकर बोला, और हमें भी ये समझ आ गया था कि आज तक इस हादसे की तहकीकात करने जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सब में तू ढेर सियाना है, इसलिए तो तेरी नज़र वहाँ पहुँच गई जहाँ आज तक किसी की नज़रें नहीं गई। खैर कोई बात नहीं, अगर तुझे सच पता भी चल गया है तो भी तू ये सच किसी को बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो भूतनी है ना, ये तुझे इस बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाली है। पर तू रेत पर नहीं गिरेगा, नीचे बेसमेंट में जो सरिये लगे हैं उन पर गिरेगा, जो तेरी छाती को चीरते हुए आर पार हो जाएंगे। राजीव की छाती को चीरना इतना आसान होता तो तुझे मुझे पकड़ने के लिए इतने आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। राजीव के इतना कहते ही उस आदमी ने अपनी नाक से निकल रहे खून को साफ किया और जमीन पर पड़ी रॉड को उठाकर बोला, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो तू फिल्मी डायलॉग मार रहा है। ये असल जिंदगी है और यहाँ वार डायलॉग से नहीं हथियारों से होता है, जिससे बचना किसी हीरो के बस की बात नहीं होती। तू कुछ भी कर ले, यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। इतना कहकर उस आदमी ने रॉड से राजीव पर हमला कर दिया, पर इससे पहले कि राजीव को चोट लगती उसने पूरी ताकत लगाकर अपने उस हाथ को घुमा दिया जिसे गुंडों ने पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो गुंडे सामने आ गए और रॉड से चोट उनके सिरों पर लग गई। उन्होंने राजीव को छोड़ दिया। वो आदमी फिर से राजीव पर हमला करने ही जा रहा था कि तभी राजीव ने उस रॉड को पकड़कर खींच लिया। झटके से वो आदमी ईंटों पर जा गिरा और राजीव ने सबको उस रॉड से मारना शुरू कर दिया। इतने सारे गुंडों पर वो अकेला भारी पड़ रहा था। एक एक करके वो सारे गुंडे बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगे। राजीव ने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और बोला, कहा था ना मैंने कि मेरी छाती चीरना तुम जैसे 2-2 रुपयों में बिकने वाले गुंडों के बस की बात नहीं है। अब चल और नीचे चलकर सबको बता कि तूने ये सब कुछ क्यों किया, चल। इतना कहकर राजीव उसे लेकर जाने लगा। तभी ठेकेदार वहां आकर बोला, इतनी जल्दी क्या है चीफ इंजीनियर साहब, पहले तुम खुद तो ये जान लो कि हमने ये सब क्यों किया। राजीव के कदम रुक गए। तभी ठेकेदार फिर से बोला, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस जमीन पर कोई होटल बने। जानते हो क्यों? क्योंकि इस जगह पर हमारे बॉस की नजरें सालों से थी, पर जमीन के मालिक ने ये जमीन राजवीर साहब को बेच दी। इस जमीन पर कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का होटल बनने से मेरे बॉस का करोड़ों का नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस होटल के आसपास के सारे होटल और बिल्डिंग उनकी है। इसलिए यहाँ कपूर्स का होटल कैसे खड़ा होने देते। होटल तो अब यहाँ जरूर खड़ा होगा और कपूर्स का ही होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। तभी राजीव गुस्से में बोला। उसके इतना कहते ही ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपनी हंसी रोककर बोला, वादा तो तू अपना तब निभा सकेगा ना, जब तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा, और तू जिंदा वापस तब जाएगा जब तू हमसे निपट सकेगा, पर अब तू हम पर वार नहीं कर सकता। जानता है क्यों? इतना पूछकर उसने चुटकी बजाई तो 2 आदमी चांदनी को पकड़कर वहां ले आए, जिसका मुंह और हाथ टैप से बंधे हुए थे। उसे देखकर राजीव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लेखिका कविता वर्मा।